बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1। लेकिन चैप्टर नंबर 1 को कोऑर्डिनेट सिस्टम को सॉल्व करने से पहले हम लोग आएंगे उसके सेल्फ टेस्ट में, क्योंकि इसका जो सेकंड पोर्शन है वो हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इक्वेशंस। तो इक्वेशन का पोर्शन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया मोस्टली। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का पार्ट थी, जबकि लीनियर इक्वेशंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 के सेल्फ टेस्ट में। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, अब हम लोग कंप्लीट सेल्फ टेस्ट नहीं सॉल्व कर सकते, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका ताल्लुक कोऑर्डिनेट सिस्टम से होगा तो उसको हम लोग स्किप करते जाएंगे, और ऐसा क्वेश्चन जिसका ताल्लुक इक्वेशन से होगा या बेसिक मैथमेटिक्स से होगा वो हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो मोस्टली हमारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस लेक्चर्स की बेस पर ही सॉल्व हो जाने हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे हमारे पास अगर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आज के दिन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी के लिए नहीं सॉल्व हो सकता। स्लोप के बारे में अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये नहीं सॉल्व हो सकता। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आया परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस के बारे में, इसका भी स्लोप से ताल्लुक है। ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 की डिस्कशन के बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी के लिए हमने सिर्फ इक्वेशंस के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से इक्वेशन से रेलेवेंट कौन कौन से क्वेश्चन है, ताकि हम उनको सॉल्व कर लें कि एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए, 100% कंप्लीट हो जाए हर लिहाज से। अब यहाँ पर देखें, ये वाई इंटरसेप्ट वगैरह की भी अभी आपको समझ नहीं आनी, ये चीज भी अभी गई। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये चीज। अच्छा, हम लोगों ने इसको पढ़ना है, लेकिन काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो इसी क्वेश्चंस में ही आप लोग सीखते जाएंगे। जैसा कि बेटा यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्म्स फिक्स्ड कॉस्ट और ₹50,000 पर वीक, एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹10 पर यूनिट। द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर द फर्म इज। बेटा देखिए, ये बड़ी सिंपल सी बात होती है कि अगर आप लोग एक बिजनेस को रन कर रहे हैं ना, तो आप लोग देखें उसमें आपको ना दो किस्म की कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। एक कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। चाहे नंबर ऑफ यूनिट्स 0 हो तब भी वो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, चाहे नंबर ऑफ यूनिट्स 100 हो तब भी वो कॉस्ट आएगी। जैसे कि आप इस क्लासरूम में बैठे होते हो, अब देखें मेरे सामने 50 स्टूडेंट बैठा हो, मेरे सामने 100 स्टूडेंट बैठा हो, या मेरे सामने 10 स्टूडेंट बैठा हो, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेम है, सेम यूनिट कंज्यूम करूंगा, मेरी एफर्ट सेम है, बिल्कुल वैसे ही लगेंगी, ये फिक्स्ड है। मैंने एक स्टूडेंट के लिए भी वही मेहनत करनी है जो मैंने 100 स्टूडेंट्स के लिए करनी है, ऐसे ही है ना, ये फिक्स्ड है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, बेटा 10 बैठी हो और एक सब्जेक्ट की फीस हो 10,000, तो मेरा 1 लाख रुपया बनता है। लेकिन 100 बैठे हो तो फिर, 50 बैठे हो तो फिर चेंज हो जानी है वेरिएबल। तो फिक्स्ड से मुराद होता है अनचेंज, और वेरिएबल से मुराद होता है चेंजेबल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑलराइट, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग कोई चीज परचेज करने के लिए जाओ और एक चीज की वैल्यू है ₹50, लेकिन बेटा अगर आप दो परचेज करोगे तो फिर क्या ₹50 दोगे? नहीं, ₹100 दोगे। अगर 3 परचेज करोगे तो फिर 150, अगर 10 परचेज करोगे तो फिर 500। वैल्यू चेंज हो गई है, ऐसा है ना। तो बेटा यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कि अगर आप एक यूनिट परचेज करो तो ₹10 देने पड़ेंगे। तो अगर सपोज, अब सपोज इन्होंने 3 यूनिट लिए, इन्होंने 5 लिए, इन्होंने 10 लिए, इन्होंने कोई भी नहीं लिया, तो क्या सारी 10-10 रुपए देकर आएंगे? नहीं, इनके ₹10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। अब हमें क्या पता कि इसने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स लेने हैं, तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स को अज्यूम करते हैं x। क्लियर? तो हमारे लिए क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या बन जाएगी? 10s प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब इसके लिए आपसे जो पूछा गया है कि आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होना है, तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ये कॉस्ट फंक्शन हमारे पास होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट।
अब ये आपके लिए बड़ा सिंपल सा था। देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या उसने हमें खुद बता दी, कितनी, आपने यहाँ पे आके 10 लिख देना है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या उसने बताए, नहीं, तो हम अज्यूम कर लेंगे क्या, x, 10x प्लस, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास, तो यहाँ पर 50,000, ये आप लोगों के पास कॉस्ट फंक्शन बन गए हैं। ये देखो 10x प्लस ऑप्शन है, सी ऑफ एक्स से मुराद है कॉस्ट फंक्शन, और एक्स से मुराद है व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स आर एक्स। अब अगर यहाँ पे x की वैल्यू 5 है तो x को 5 से रिप्लेस कर दो, 10 है तो 10 से रिप्लेस कर दो, 20 है तो 20 से रिप्लेस कर दो। बात क्लियर होगी सब बच्चों को, इस क्वेश्चन में कोई इशू। अच्छा अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे, सेम 1.9 भी ये कुछ दिन के बाद हम लोग देख लेंगे। ये ब्रेक इवन पॉइंट से रेलिवेंट है, इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस करना है। मैन्युफैक्चरर सेल्स 8 स्लोप पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अच्छा ये यहां से स्टार्ट करते हैं, ये इक्वेशंस है हमारे पास, अ लाइन हैज इक्वेशंस। अब लाइन जब बात की है ना तो बेटा इसका मुराद है लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, और वो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या है, ये देखें, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, कहते हैं पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। और आपको पता है कि जब भी ये पॉइंट हमारे पास आता है ना तो कोमे से पहले एक्स की वैल्यू होती है और कोमे के बाद वाई की वैल्यू होती है। इट मींस दैट कि एक्स की वैल्यू यहां पर हमारे पास क्या है, एच, एंड द वाई इज इक्वल टू, और हमसे कहते हैं कि बताओ एच की वैल्यू क्या है। तो बेटा इक्वेशन में जाएं और इनकी वैल्यूज को जाके पुट कर दें, इक्वेशंस में जाएं और इन वैल्यूज को जाकर पुट कर दें, वहां से आपको एच की वैल्यू मिल जानी है। जैसे कि अगर इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करें, y रिप्लेस करेंगे किसके साथ, h प्लस इज इक्वल टू प्लस, अब यहां पर जरा इसको सॉल्व करके देखें, h की वैल्यू, ये h दूसरी साइड पे जाएगा तो 3h माइनस एच इज इक्वल टू 15 में से ये +7 इसके साथ जब आके मिलेगा -7, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 8, देन h इज इक्वल टू, इसको ठीक कर देगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास है क्वेश्चन 1.15, इसमें देखें बेटा ऊपर h एंड h प्लस 15 था और यहां पर क्या है हमारे पास p एंड 2p। अब x को रिप्लेस कर देंगे p के साथ और y को रिप्लेस कर देंगे 2p के साथ। अब देखें ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x की जगह पे क्या लिखना है, +4 इंटू इज इक्वल टू, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, p + 8p इज इक्वल टू 36, देन p इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। कोई इशू, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। देखो इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चन चैप्टर 2 से रेलिवेंट हैं, उनकी प्रैक्टिस लीनियर इक्वेशंस की प्रैक्टिस यहां पर मौजूद है। अब इसी तरह से अगर यहां पर देखें बेटा एक प्रॉफिट फंक्शन है, अगर आप लोग गौर करें तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो है। कैसे पता चला मुझे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 2। अच्छा उसने मुझसे क्या पूछा, अब बेटा सिंपल सी बात, जब आपसे ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें ना तो ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो सिंपली आपने ये जो इक्वेशन आपको गिवन थी, -q² प्लस 17q -42, इसको इज इक्वल टू 0 कर दो बस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जाके कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सेटअप 5 3 की प्रेस करेंगे, अब यहां पे q² का कोफिशिएंट -1, q का कोफिशिएंट 17 एंड द कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 14
एंड 3। बेटा दोनों ही क्यों क्वांटिटी हैं, तो 3 एंड 14 लिखो या 14 एंड 3 लिखो, कोई फर्क। और दोनों ही हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब इससे मुराद ये है कि अगर आप लोग सिर्फ 3 यूनिट सेल करोगे ना, 3 यूनिट सेल करने के बाद आपका प्रॉफिट 0 होना है, ना प्रॉफिट ना लॉस। मतलब जो चीज जितने में खरीद कर लाए थे आपने उतने में ही सेल कर दी है, नो पेन नो गेन। ओके, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। लेकिन अगर 14 यूनिट्स करो तब भी सेम सिचुएशन, कि 14 यूनिट सेल करने के बाद भी ना तो आपको प्रॉफिट होना है ना ही आपको लॉस होना है, आप इक्वल लेवल पर खड़े होंगे। इस सिचुएशन को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, अ पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज 0। ऑलराइट, एनी इशू जी। 1.17 इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ये हम लोग बाद में करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है और वगैरह, ब्रेक इवन पॉइंट ये भी हम लोग स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं 1.19। अच्छा, आपने अपनी बुक पे जरा मार्क करते जाना है कि हमने कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और कौन से हमारे रहते हैं। तो जैसे ही हम लोग चैप्टर नंबर 1 को डिटेल डिस्कशन कर लेंगे तो ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये आपके सॉल्व हो जाने हैं सारे ही। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन को जरा सुकून से पढ़ के, अब इक्वेशन की गेम स्टार्ट हो चुकी है। देखो, द नंबर ऑफ कलर टीवी सेट्स सोल्ड बाय अ फर्म वाज 3 टाइम्स। बेटा 3 टाइम्स का जहां पे वर्ड आ जाए मीन्स दैट 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, द कंबाइंड सेल। कंबाइंड जहां पर आ जाए इसका मतलब होता है ऐड कर दो, टाइम्स आ जाए मल्टीप्लाई कर दो, कंबाइंड ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, सेल ऑफ सीडी प्लेयर एंड रेडियो। ये पूरी उसने हमें सिचुएशन बता दी कि जो कलर टीवी, अब देखो उसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। कहते हैं कि जो कलर टीवी सेट हमने सेल किए हैं वो बेसिकली सीडी प्लेयर और रेडियो की कंबाइंड सेल के 3 टाइम्स के बराबर हैं। ऑलराइट, टीवी सेट जो सेल किए गए हैं, कितने सेल किए, कहते हैं जितने हम लोगों ने सीडी प्लेयर और रेडियो सेल किया है ना, उनको अगर इकट्ठा करो और 3 से मल्टीप्लाई करो तब जाके कलर टीवी सेट्स बनते हैं। अब यहां से आप लोगों ने इक्वेशन बनानी होती है। क्या मुझे ऐसा लगा है जैसे इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो उसने कुछ इस तरह से कहा कि टीवी इज इक्वल टू 3 इंटू सीडी प्लेयर प्लस रेडियो। क्या एग्री करते हो? yes. यही कुछ इस पूरी लाइन में सिर्फ ये कुछ लिखा हुआ था, कैसा नहीं था। अच्छा, अब जो वैल्यूज बता रहे हैं वो पुट करते जाओ, मिसिंग वैल्यू फाइंड करके दे दो। तो देखो कहता है इफ द सेल्स इंक्लूड 72 टीवी सेट्स, तो बेटा टीवी सेट्स को 72 से रिप्लेस कर दो, इज इक्वल टू 3 इंटू 8 रेडियो, रेडियो को 8 के साथ रिप्लेस कर दो। तो कहते हैं सीडी प्लेयर कितने होंगे, एक्स से ज्यूम करो इसको। अब आपकी इक्वेशन आ गई, यहां पर जाके आपने सॉल्व कर लेना इसको। 72 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू 16, और x किसको सपोज किया, तो सीडी प्लेयर हमारे पास आ जाएंगे 16। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, कोई इशू? अच्छा बेटा, अब आप लोग ना इसके ऊपर ऑल्टरनेटिव मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब स्टेटमेंट को समझो, उसने आपको सीडी प्लेयर पूछे तो नीचे ऑप्शन में सीडी प्लेयर ही बताए होंगे, और हमें क्वेश्चन में कंडीशंस क्या मिली कि सीडी प्लेयर को अगर रेडियो के साथ ऐड करो और 3 से मल्टीप्लाई करो तो टीवी सेट्स के इक्वल आना चाहिए, और टीवी सेट कितना है 72। अब जरा समझो, अगर मैं ये अज्यूम करूं कि मेरे पास सीडी प्लेयर 15 है
तो 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23 एंड 23 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 69, जबकि उसने कितने कही हैं, तो ये आंसर नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई? इसी तरह से अगर 14 हो सीडी प्लेयर, तो 14 प्लस 8 ये रेडियो वाले कंबाइंड सेल है ना, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 66, जबकि मुझे कितने चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है। 13 को देखो, 13 प्लस 8 21 मल्टीप्लाइड बाय 3 63, देखो 72 चाहिए, ये भी नहीं है आंसर। 16 को देखो, 16 प्लस 8 24 मल्टीप्लाइड बाय 3 72 16 है। फिर इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है। ओके, थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग और आपका क्वेश्चन सॉल्व। और ये स्मार्ट वर्किंग प्रैक्टिस से आनी है। अभी के लिए स्मार्ट वर्किंग भी शायद आपको हार्ड वर्किंग लग रही हो, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना किसी भी क्वेश्चन की, आफ्टर फ्यू डेज आपके लिए सारी चीजें इजी होंगी। आप खुद इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे, और ये क्वेश्चन मेरी असाइनमेंट में शामिल था और वहां से हम लोग ये इसको सॉल्व कर चुके थे एंड आंसर इज 6 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन थी। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये आप लोग मुझे सॉल्व करके दें जल्दी से। 1.21 ये आप लोगों ने सॉल्व करके देना है। इफ 7x minus 5y is equal to 13, अब बेटा ये एक लीनियर इक्वेशन, तो इसी तरह से दूसरी इक्वेशन 2x minus 7y is equal to 26। अब यहां पर आपसे ये नहीं पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये नहीं पूछा। उसने आपसे कहा कि भाई मुझे बताओ अगर ये दो इक्वेशन आपस में सेटिस्फाई होती हैं तो मुझे बताओ कि 5x plus 2y किसके इक्वल होगा। जैसे उसने कह दिया कि 7x minus 5y 13 के इक्वल है, 2x minus 7y 26 के इक्वल है, तो बताओ 5x plus 2y किसके इक्वल होगा। तो बेटा हम लोगों ने फर्स्ट टू इक्वेशंस में से वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना है इन दोनों इक्वेशन से, और वो वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने जाके पुट कर देनी है इस इक्वेशन के अंदर, तो हमें इसकी वैल्यू का आइडिया हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन, क्या आपने एक्स एंड वाई नहीं बताया था, एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई करवा के बताया था। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हमारे पास बनता है, सेटअप 5, और यहां पर फर्स्ट नंबर पर आपने आना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और यहां पर आकर आपने इसकी वैल्यूज को पुट कर देना है, और ये वैल्यूज हैं आपके पास। फर्स्ट वैल्यू इज 7 minus 5 13, then 2 minus 7 and 26। अब यहां से देखें आपके पास x की वैल्यू, y की वैल्यू -4। अब यहां पर देखें 5 इंटू -1, x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग -1 के साथ, और y को रिप्लेस कर देंगे हम लोग 2 इंटू -4, तो -5 -8 इज इक्वल टू, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। ऑल राइट। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 1.22, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम से रेलिवेंट है, और मतलब इसने काफी सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया है। थोड़ा ट्राई करें इसको, खुद से जरा सोचें इसको। एज प्रॉब्लम से रेलिवेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे, वो थोड़े से टफ क्वेश्चन थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा इजी था। देखो, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो तो स्टेटमेंट पढ़ते ही उसका सोल्यूशन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपसे कहा गया कि जैन इज एक्स ईयर्स ओल्ड। अब देखो, हमें नहीं अज्यूम करने की जरूरत, उसने खुद बता दिया भाई जैन की एज एक्स ईयर्स है, और फिर उन्होंने कहा हिज सिस्टर इफ्रा इज 5x minus 12। भाई अगर ये इस तरह ना बताता और आपसे ये कह देता कि जैन की एज के 5 टाइम्स में से 12 माइनस करो तो इफ्रा की एज बनती है, तो हम 5x minus 12 खुद से कैलकुलेट करते, हमें जरूरत ही नहीं है। उसने खुद बता दिया कि जैन की एज x, इफ्रा की एज 5x minus 12 है, कुछ भी आपने अज्यूम नहीं करना। उसके बाद देखो, कहते हैं गिवन दैट इफ्रा इज ट्वाइस as old as Zan, then the age of Ifra is।
अब यहां पर उसने आके कंडीशन बता दी, देखो दोनों बहन भाई की एज बराबर नहीं है। अब डिफरेंस क्या है, उसने कहा है कि जो इफ्रा है ना अपने भाई की एज का ट्वाइस है, मतलब भाई छोटा है, और उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें भाई की एज को, भाई की एज को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इफ्रा की एज बन जाती है। तो यही काम आपने करना था। अब भाई की एज कितनी है एक्स, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसने इफ्रा अपनी सिस्टर की एज के इक्वल हो जाना है। ऑल राइट, यहां से आप लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड की और वो आ गई 4। बेटा उसने आपसे, एक्स तो जैन की एज थी, उसने आपसे जैन की एज नहीं पूछी, उसने उसकी सिस्टर की एज पूछी है। तो ट्वाइस है, 4 × 2 8 आंसर कर दो, या इस एक्स को इस एज में जाके पुट कर दो, 5 × 4 -12, तब भी आपके पास आंसर 8 है। क्लियर, ये इतना सा क्वेश्चन था हमारे पास। आई होप कि अब सब बच्चों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन, जल्दी से मुझे आंसर बताओ और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं। शाबाश, कैलकुलेटर पे सॉल्व करो इसको जल्दी। X is 2 and the Y is, and the answer is, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो कैलकुलेटर कितने काम की चीज है ना। अब ये 200 महंगा भी मिल जाए ना तो पता है कि यार अपना रिटर्न दे जाएगा, और पूरी चार्टेड अकाउंटेंसी निकलवानी है इसने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे जाना है। देखो इसकी स्टेटमेंट देखो, कहते हैं 10 years ago the age of father was 4 times of his, 10 साल पहले की बात कर रहा है, माजी की बात कर रहा है। ओके, अच्छा फिर कहता है 10 years hence, मतलब फ्यूचर की बात है कि आज से अगर 10 साल आगे को देखें फिर क्या होगा, द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। तो बताओ उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। देखो यार आपने ये देखना है कि भाई मैंने आंसर कौन सा करना है। अब ये नहीं पूछ रहा कि भाई 10 साल पहले एज क्या होगी या 10 साल बाद एज क्या होगी, आप तो पूछ रहे आज प्रेजेंट एज क्या है, और फिर प्रेजेंट एज का ही कंपैरिजन किया। तो अगर आप प्रेजेंट एज को 10 इयर्स बैक लेकर जाओ तो फादर की एज सन की एज का 4 टाइम्स है, और अगर आप लोग प्रेजेंट एज को 10 इयर्स इन फ्यूचर लेकर जाओ तो फादर की एज अपने सन की एज का ट्वाइस है। अब आपने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अच्छा प्रेजेंट एज दोनों की पूछ रहा है, फादर एंड सन, मतलब एक की नहीं पूछी। इसके ऊपर मैं ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई कर सकता हूं, इजीली अप्लाई हो सकता है। कैसे, अब ये देखो बेटा, अब यहां पे ये नहीं देखने की जरूरत कि 50 इयर्स सन है 20 इयर्स फादर, नॉनसेंस सी बात बन जाती है। मतलब पता है कि जो फादर की एज है वो 50 इयर्स और सन की एज 20, और आपने इसके ऊपर इसकी कंडीशंस अप्लाई कर देनी है। अब कंडीशंस कैसे अप्लाई करनी है, ये दोनों की प्रेजेंट एजेस हैं, उसने प्रेजेंट एजेस पूछी तो बताई भी प्रेजेंट एजेस। अब आपने क्या करना है, दोनों को 10 साल पीछे लेके चले जाओ। अगर इसको 10 इयर्स बैक लेकर जाएं तो जो फादर की एज आज 50 इयर्स है 10 साल पहले क्या होगी, और जिस सन की एज आज 20 इयर्स है 10 साल पहले क्या होगी। आप देखो क्या ये 4 टाइम्स है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसका ये मतलब नहीं है आंसर है, दूसरी कंडीशन फुलफिल करनी है। अब इनको 10 साल आगे लेकर जाओ, अगर आज इसकी एज 50 साल है 10 साल बाद क्या होगी, आज इसकी एज 20 साल है 10 साल बाद क्या होगी। अब अगर देखो तो क्या ये ट्वाइस है, कंडीशन फुलफिल, एंड आंसर इज 50 एंड 20। क्वेश्चन सॉल्व। ओके, और ये कंडीशन किसी और पर अप्लाई नहीं हो रही, मतलब एक और करके देख लेते हैं। अब अगर यहां पर देखो तो ये हमारे पास आंसर 10 साल पहले का बनेगा,
और जैसे ही यहां पर देखो तो उसने तो 4 टाइम्स कहा था, दूसरी कंडीशन नहीं चेक करनी। जब पहली ही गलत हो चुकी है दूसरी क्यों चेक करें। ओके, इसी तरह से 55 25 देखें तो 45 एंड 15, तो जैसे ही इसको देखो तो ये भी गलत हो गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें जरा, और इसके ऊपर इसी तरह से जरा सोचें कि और देखिए भाई, जरूरी नहीं है आपने प्रॉपर मेथड अप्लाई करनी है, हमें टाइम सेविंग करनी है, हमारे पास नॉलेज हो, हमारे हमसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें, इसकी कंडीशंस को देखिए, हमारे पास इनकी कंडीशंस क्या बन रही हैं। 1.25, टू नंबर्स, अब दो नंबर्स पता नहीं कौन से, हमने एक्स एंड वाई सपोज कर लेने अगर प्रॉपर मेथड की तरफ जाएं, लेकिन पहली कोशिश प्रॉपर मेथड पे नहीं जाना, ऑल्टरनेटिव मेथड पे रहना है। अच्छा, किस तरह के नंबर, सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर। अब बेटा अगर टू नंबर्स हैं तो दोनों में सेम नंबर तो नहीं रखूंगा, दो डिफरेंट नंबर होंगे तो एक स्मॉलर होगा एक ग्रेटर होगा। अब क्या करना है, कहते हैं ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर बाय 18। कि अगर मैं स्मॉलर नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ग्रेटर नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों के दरमियान डिफरेंस 18 का आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन कहते हैं कि 1/3 ऑफ द स्मॉलर, मतलब जो स्मॉलर नंबर है ना, जो आपने अज्यूम किया है, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो, और 1/5 ऑफ द ग्रेटर, और जो ग्रेटर नंबर है उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करो, और अगर दोनों को ऐड कर दो, मतलब स्मॉलर और ग्रेटर को नहीं, 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर को ऐड करो तो 21 बनता है। कहते हैं नंबर कौन से भाई, अगर यहाँ पे सिंगल नंबर होता ना, द स्मॉलर नंबर इज, द ग्रेटर नंबर इज, तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता क्योंकि ऑल्टरनेटिव मेथड ना अप्लाई। लेकिन जब वो दोनों नंबर्स पूछकर दोनों ही बता दे, क्वेश्चन इजी हो जाता है, फिर ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई हो जाता है। अब क्या बेटा, पहला ही आंसर, अब मुझे नहीं पता कौन सा वाला ठीक आंसर है, लाजमी बात है मैंने ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करना होगा, पहले वाला। अब हमें पता है कि 66 इज स्मॉलर एंड 75 इज ग्रेटर, जब पूछना पड़ेगा कि यार इन दोनों में से ग्रेटर स्मॉलर कौन सा है। अच्छा, अब उसकी कंडीशन को अप्लाई कर देना है। पहली कंडीशन कौन सी है, उसने कहा कि भाई आपने स्मॉलर का भी ट्वाइस और ग्रेटर का भी, तो 66 इंटू 2 132 एंड 75 इंटू 2 150, तो क्या 18 का डिफरेंस है। माइनस तो 18 का डिफरेंस ही आ गया ना। ओके, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है, और पहली कंडीशन के मुताबिक ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन, अब इसको टिक नहीं करना आपने, आपने इसकी सेकंड कंडीशन को चेक करना है। कहता है कि 1/3 ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर कौन है, तो देखो 66 का 1/3, ये देखो मल्टीप्लाइड बाय 1/3 22। अब वैसे यहीं से ही पता चल गया गलत है, क्योंकि अब इसमें ऐड करूं तो उसने कहा ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, तब जबकि ये खुद 22 है, मुझे आगे नहीं चेक करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। अब दोबारा से 45 इंटू 2 90, 36 इंटू 2 72, दोनों के दरमियान डिफरेंस, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, ये बात क्लियर। दूसरी, उसने कहा 1/3 ऑफ द स्मॉलर, बेटा 36 का 1/3 इज इक्वल टू 12 एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर, तो ये देखो 45 इंटू 1/5 9, और जब इन दोनों को ऐड किया और ये आंसर, क्वेश्चन ठीक हो गया। क्लियर। अब आगे चेक करोगे तो मिसमैच कर जाएंगी, कहीं ना कहीं कंडीशन कोई ना कोई हमसे मैच नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गई है ये बात। सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट कंडीशन को करना है, ट्वाइस द ग्रेटर, स्मॉलर नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ग्रेटर नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे देखो 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 90, 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 72,
तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होना चाहिए वो 18 का होना चाहिए। क्या ऐसा है? तो उसने भी यही कहा था। क्लियर? दूसरी कंडीशन, स्मॉलर नंबर मतलब 36 का 1/3, 36 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 12। और ग्रेटर नंबर है 45, 45 का 1/5 वो हमारे पास आ रहा है 9। जब इन दोनों को इकट्ठा करूं, ऐड कर दिया, तो आंसर आना चाहिए। तो क्या आ गया? कंडीशन मीट कर गई, ये आंसर। राइट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 1.26। अब इक्वेशन इक्वेशन बनाना आप लोगों ने सीख ली थी प्रीवियस चैप्टर में ही, लेकिन यहां पर ना थोड़ा सा लेवल हाई रखा हुआ है, इसलिए यहां पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब यहां पर अगर आप लोग गौर से देखो ना, कहता है पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट रुपीज। मैं हम लोग गए, एक आयरन रॉड परचेज करके ले आए, और उसको जो कॉस्ट थी ना वो 60 रुपए का रॉड मिला। अब उसने हमें नहीं बताया कि भाई उसकी लेंथ क्या थी और पर फीट या पर मीटर उसका रेट क्या था, उसने ये नहीं बताया हमें। उसने सिर्फ ये कह दिया कि भाई एक रॉड है हमारे पास और उसकी टोटल वैल्यू 60 रुपए है। ये बात क्लियर है? अच्छा, अगली मर्तबा हम दोबारा से, हमें वो पीस ऑफ रॉड चाहिए था, हम 60 रुपए ही लेकर चले गए। हमें पता था यार पिछली मरतबा 60 का मिलेगा, तो इस मरतबा भी 60 का मिल जाएगा। लेकिन जब अब हम लोग शॉप पर गए तो कहता है द रॉड वॉज 2 मीटर। अब जब हमने परचेज किया तो पिछली मरतबा हमने जितने भी मीटर परचेज किया था उससे 2 मीटर कम मिला। अब रीजन पूछी गई कि यार 2 मीटर कम क्यों मिला, पहले भी 60 रुपए का था अब भी 60 रुपए का है। तो बताया गया कि उसकी प्राइस में 1 रुपए का इजाफा हो गया है। भाई पहले जो भी प्राइस थी, अब वो प्राइस 1 रुपीज से इंक्रीज कर चुकी है, जिसकी वजह से रॉड कम लेना पड़ा। और क्या कहता है, द कॉस्ट वुड रिमेन, पहले भी 60 रुपए का था अभी भी 60 रुपए का है, लेकिन फर्क अब किस चीज का आएगा, प्राइसेस 1 रुपए से इंक्रीज कर गई और उसकी लेंथ 2 मीटर से डिक्रीज। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? कहता है लेंथ ऑफ द रॉड बताओ, कि जो आप पहले रॉड लेकर गए थे उसकी लेंथ क्या है। या आपसे पूछ सकता है कि भाई पर मीटर कॉस्ट क्या है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आपसे क्या पूछा गया तो बताए भी तो लेंथ गई होगी ना। अब आप लोग खुद जरा सोचो, हम लोग जा रहे हैं इसके ऑल्टरनेटिव मेथड के ऊपर, इसकी ऑल्टरनेटिव अप्रोच के ऊपर हम लोग चलते हैं। अब अगर यहां पर देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं, अभी चले रॉड को रहने दे, मैं आपसे ये कहूं कि यार आप 100 रुपए लेकर गए और आप लोगों ने ना 4 यूनिट परचेज किए, कोई भी चीज कोई भी प्रोडक्ट उसके 4 यूनिट परचेज किए, क्या मैं आपको उसकी प्राइस पर यूनिट बताऊं या आप लोग खुद फाइंड कर सकते हो? कैसे कर लोगे? 100 डिवाइडेड बाय 4, आप कहोगे 25 रुपए पर यूनिट, ऐसे ही है ना? अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूँ यार 100 रुपए लेके जा रहे हो और एक यूनिट मिलता है 20 रुपए का, कितने यूनिट लेकर आओगे? कैसे पता चला 5 आएंगे? 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5। ऐसा ही है ना भाई? है तो 60 रुपए ना, है तो 60 रुपए, ये चेंज नहीं हो रहे। और लेंथ उसने खुद बता दी है, क्या मैं प्राइस पर मीटर नहीं कैलकुलेट कर सकता? प्राइस पर मीटर हो तो सकती है ना, प्राइस पर मीटर कैलकुलेट। हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो, अगर 60 रुपीज एक्सपेंस आउट करूं और 13 मीटर रॉड परचेज करके लाऊं, तो पर मीटर उसकी प्राइस क्या आएगी? ये देखो, 60 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 4.61, 62 कर लें राउंड ऑफ करके, कितने रुपए पर मीटर आएगा? 4.62।
क्या कुछ ये बात समझ आ चुकी है? क्लियर है ना ये बात? 160 मैंने उठाया, ऊपर उसने बता दिया था कि टोटल एक्सपेंस 60। लेंथ मैंने उठाई ऑप्शंस में से, पर मीटर प्राइस आते। अब इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करता हूं। उसने कहा कि भाई मीटर की लेंथ में 2 मीटर का डिक्रीज है। मैं डिक्रीज कर देता हूं, ये देखो। मैं इसको 13 नहीं करता, मैं इसको क्या करूं? तो प्राइस देखो क्या आ रही है, 5 अब देखो उसने क्या कहा था कि कितने का इंक्रीज मिलेगा आपको, जबकि यहां पर क्या 1 रुपए का इंक्रीज है? नहीं। 4 और 5 को ना देखो, साथ में पैसे भी देखो। 1 रुपए का इंक्रीज नहीं है आपके पास, ये कम है। मतलब 5.45 माइनस 4.62 इज इक्वल टू, ये तो 0.83 पैसे का इंक्रीज है, 1 रुपए का तो नहीं है ना। ये मेरा आंसर नहीं बना। ओके, कंडीशन मीट ही नहीं कर रही। अब दोबारा से फिर से सुनो। अब आ जाओ 12। अगर मैं 60 डिवाइडेड बाय 12 करूं तो 5 रुपीज पर यूनिट। अब 12 में 2 मीटर शॉर्ट कर दो, तो सेकंड टाइम मैं कितने मीटर रॉड परचेज करके आऊंगा? 10 मीटर। तो 60 डिवाइडेड बाय 10 कितने का इंक्रीज है? यही कहा था। ये लो, ये करेक्ट आंसर। ओके, ऑल्टरनेटिव अप्रोच डन। कोई इशू? शाबाश, क्या बात है। 1.27। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से करो। मेरे नोट्स में बिल्कुल लास्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल ऐसा ही था। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमेशा क्वेश्चन को फॉलो करते जाया करो। अब जैसे उसने कहा 3 टाइम्स, तो मतलब 3 को मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ? स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब नंबर नहीं बताया तो x का स्क्वायर। व्हेन एडिड, ऐड कर दो 7 टाइम्स, 7 को मल्टीप्लाई करवाओ किसके साथ? द नंबर। द रिजल्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बस इतना कुछ लिखा हुआ था, उसकी वर्डिंग को ना अपने न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था बस। अब ये देखो, इसको किस तरह से लिखे रीअरेंज करके? प्लस -26 इज इक्वल टू, अब ये अपने कैलकुलेटर को बता दो, एंड द आंसर इज 2 एंड -13/3। क्या सबका ये आंसर आ गया? अच्छा बेटा, इसी तरह ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 1.28, ये जल्दी से बस कैलकुलेटर को बताओ और आंसर बताएं। सिंपल है। 2 and 4 हो गया। अच्छा बेटा, 1.29 को भी आपने स्किप कर देना है। ब्रेक इवन पॉइंट के अभी क्वेश्चन में स्किप करता जा रहा हूँ। ये ब्रेक इवन पॉइंट अच्छे से पढ़ाने के बाद हम लोग इन क्वेश्चन को आके सॉल्व करेंगे। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम लोग जरा कॉन्सेप्ट्स को सीख लें उसके बाद। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन जी। 27 एक मतलब फिर से देखो, 3 टाइम्स, 3 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर ऑफ अ नंबर, नंबर को मैंने एक्स सपोज किया, तो मतलब ऐसा स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये देखो, व्हेन एडिड, ऐड कर दिया किससे? 7 टाइम्स द नंबर, 7 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर की जगह पे वही एक्स ही आ जाएगा ना, कि 7 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। रिजल्ट ये कन्वर्ट हो जाता है इक्वल टू में 26। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर को बताओ, आंसर आ
ये इक्वल टू 6 के बाद इक्वल 26 था, तो जब इधर आएगा तो -26 पुट ऑन है। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट के मुताबिक चलोगे। अब बेटा आप लोगों ने रेशो एनालिसिस शायद कभी पढ़ा हो, रेशोज के बारे में, कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सपोज मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 हैं इन टोटल, लेकिन साथ में अगर मैं ये कह दूं कि भाई उनमें से गर्ल स्टूडेंट्स 10 हैं, बॉय स्टूडेंट्स 20 हैं, बेटा ये कोई रेशो नहीं है, ये तो मैंने एक्चुअल बता दिया। रेशो क्या है कि टोटल को आप लोग किसी एक कांस्टेंट नंबर के साथ डिवाइड करो, तो जो उसकी शॉर्ट फॉर्म आपके पास आएगी वो आपके पास रेशो बन जाएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरी क्लास में 1:2, लेकिन जब आंसर करना होता हमने ये साथ में देखना होता है कि मैंने गर्ल्स टू बॉयज रेशो बतानी है या बॉयज टू गर्ल्स रेशो बतानी है, क्योंकि अगर गर्ल्स टू बॉयज देखूं तो 1:2, लेकिन अगर बॉयज टू गर्ल्स देखूं तो 2:1, ऐसा ही है ना। अच्छा अगर यहीं पे देखो कि भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरी क्लास में स्टूडेंट्स की रेशो गर्ल्स टू बॉयज 1:2 है, इट मींस दैट अगर 3 स्टूडेंट हो, आपने रेशो को ऐड कर लेना होता है, वो बन जाता है आपका टोटल। इट मींस दैट कि अगर 3 स्टूडेंट्स हो उनमें से एक फीमेल स्टूडेंट है और 2 मेल स्टूडेंट्स हैं। ऑल राइट। अच्छा अब इससे क्या आपको आइडिया होगा कि मेरी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अब अगर आप, ये तो आपके पास बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म है, अब ये रेशो तो 3 स्टूडेंट पर भी अप्लाई होती है, ये 6 पर भी होती है, 9 पर भी होती है, 12 पे भी होती है, 15 मतलब 3 के टेबल पे अप्लाई हो जाती है। अब पता नहीं मेरी क्लास में इन एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं कितने, तो एक्चुअल कैसे आएगा? अब इसका रिवर्स, कि भाई जब आप टोटल से रेशो पर आए थे तो आपने इसको 10 से डिवाइड किया था, ऐसे ही है ना, तो आपको रेशो मिला। अब रेशियो को अगर 10 से मल्टीप्लाई करवा दो तो आपको टोटल मिल जाए, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैंने 10 से डिवाइड किया है? अभी तो आपके सामने है ना, लेकिन इन एक्चुअल आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने 10 से डिवाइड किया है? तो ऐसी सिचुएशन में ये बात तो कंफर्म है ना कि भाई डिवाइड एक ही नंबर से हुआ है, तो उसको एक्स सपोज कर लो, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? एक्स से। एक्स से वापसी मल्टीप्लाई करवा दो तो टोटल बन जाएगा आपके पास। सिर्फ नंबर हमारे पास होता नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे, तो मतलब अगर रेशियो को आप एक्स से मल्टीप्लाई करवाओ तो उसने टोटल बन जाना होता है। ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को? अच्छा अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए बेटा बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है ये, बेसिकली आप लोगों के पास, जिसको उन्होंने इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया, तो हम लोग इनको ना बगैर पढ़े भी बेसिक मैथमेटिक्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास रेशो हो गई, एक दो क्वेश्चन ऐसे वो पूछ लेता है, अदरवाइज ज्यादा नहीं पूछे जाते इसमें से। इसमें हमारे पास परसेंटेजेस वगैरह हो गई, तो जैसे ही ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो हम उनको उसी टाइम पर डिस्कस कर लिया करेंगे। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनके लिए हम लोग अलग से कोई अपना लेक्चर नहीं रखेंगे, हमारे वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। पहले होता था बेसिक मैथमेटिक्स, अब बेसिक मैथमेटिक्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आई कैप कुछ भी कर सकता है। ओके तो उतना हम लोग जरूर पढ़ लेंगे कि अगर आई कैप हमसे पूछ ले तो हम उससे आंसर कर सकें। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, कहता है अ कंपनी sells two products A and B. Total profit earned by the company in one particular period is rupees। अच्छा देखिए बेटा, उसने आपसे कहा है कि यार जो टोटल मुझे प्रॉफिट मिला है ना किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, मतलब 1 मंथ समझ लें, 1 वीक समझ लें, वो 150,000 का मिला। और कैसे मिला? कि अगर मैं 4 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी सेल करूं तो मुझे ये प्रॉफिट अर्न हुआ 150,000 का। मुझे ये बताओ क्या दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर सेम सेम प्रॉफिट आएगा? मतलब ये वाटर बॉटल मैं सेल कर रहा हूं, क्या इस पे भी मैंने 50 रुपए की बचत रखी होगी? यहाँ से मोबाइल फोन मैं सेल कर रहा हूँ, क्या मैंने इसके ऊपर भी 50 रुपए का अपना प्रॉफिट रखा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। हर प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट डिफरेंट होता है।
ऐसा ही है ना। अब देखो मुझे बताओ कि अगर प्रोडक्ट ए है तो ऐसा नहीं है जैसे उसके प्रॉफिट को, प्रोडक्ट ए के प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करूं क्योंकि 4 यूनिट्स हैं, और प्रोडक्ट बी के प्रॉफिट्स को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो 150,000 बनना चाहिए। ऐसा है ना, कॉमन सेंस है ये तो। ये तो मतलब हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कर रहे होते हैं। तो अब मुझे चाहिए प्रॉफिट्स, तो भाई प्रोडक्ट ए के ऊपर क्या प्रॉफिट है और प्रोडक्ट बी के ऊपर क्या प्रॉफिट है। अब उसने मुझे ना डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं बताया, उसने ये कहा द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन ए एंड बी इज, इट मीन्स दैट, अब देखो रेशियो का देखो, ए टू बी, मतलब कहते हैं अगर 20 रुपए बी प्रोडक्ट के ऊपर मुझे 1 रुपए की बचत होती है ना, प्रॉफिट होता है, तो ई के ऊपर 1.5 रुपीज का रिटर्न मिलता है मुझे। ये बात समझ आई है। मतलब अगर प्रोडक्ट बी के ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट है ना, तो ए के ऊपर 15 रुपए का प्रॉफिट। ऑल राइट। अब मुझे ये नहीं पता कि इन एक्चुअल उसका प्रॉफिट कितना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दूं। तो प्रोडक्ट ए का जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 1.5, और प्रोडक्ट बी का जो प्रॉफिट बनेगा वो एक्स। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। अब आ जाओ, कहते हैं कंप्यूट द प्रॉफिट पर यूनिट फ्रॉम प्रोडक्ट, ये ए भी पूछ सकता था। अब हमने क्या करना है, हम कहेंगे प्रॉफिट 150,000 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ए के नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट प्लस प्रोडक्ट बी के नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट बी का प्रॉफिट। ये बात क्लियर था बच्चों को? बेटा यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, देन x इज $9375। तो बेटा अगर वो पूछे x, देखो आपको x किसका प्रॉफिट था, प्रोडक्ट बी का, तो 9375, उसने पूछा कौन सा था, बी के पर यूनिट का प्रॉफिट 9375। अगर सपोज यहीं पर वो पूछ लेता ए का प्रॉफिट, तो फिर बेटा इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना था 1.5। द आंसर इज 14062.5। प्रोडक्ट ए के लिए पर यूनिट प्रॉफिट ये है। ओके, और ये वो कांस्टेंट नंबर है जो डिवाइड हुआ तो मेरे पास ये रेशो आई थी 1.5 एंड 1। जी एक्स प्रोडक्ट है 1.5, एक्स को 1.5 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट आ गया, जो कि उसने हमसे नहीं पूछा। प्रोडक्ट बी का प्रॉफिट एक्स, इक्वेशन से एक्स की ही वैल्यू आ गई, ये प्रोडक्ट बी का प्रॉफिट है, जबकि प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट 1.5x, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई। अब ये क्वेश्चन क्लियर है सब बच्चों को? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये हमारे पास, ऐसे ही था ना। अच्छा बेटा इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों ने जरा खुद से ट्राई करने हैं, जो हमारे पास इक्वेशन से रेलिवेंट क्वेश्चन है। जैसा कि चले मैं जरा बता दूं, थोड़ा सा टफ टाइम दे सकती हैं, लेकिन यार कोई बात नहीं, थोड़ा सोचोगे चीजें सॉल्व हो जाएंगी। कि मैक्सिमम क्या होगा, गलत हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, होने देना, लेकिन आप सीखोगे बहुत कुछ। ये जो चीज है ना, इसने आपके फ्यूचर को नहीं डिसाइड करना। अभी आप लोग लर्निंग स्टेज में हो, लर्निंग स्टेज में आप मिस्टेक करते हो, आपको इजाजत है, आप करो, लेकिन मेहनत करो, कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा, नहीं सर हमसे तो नहीं हो पा, नहीं कोई बात नहीं यार, हो सकते उसने ऑप्शन ए किया हो, आपके पास बी आ रहा हो, लेकिन आपने कुछ सोचा तो सही। जब आप वापसी मेरे पास आओगे ना और मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप देखोगे यार मैंने ये पॉइंट क्यों नहीं क्लिक किया था, तब आप ज्यादा अच्छे तरीके से सीखोगे। ओके, अब आप लोगों ने 31 को सॉल्व कर लेना है, इसी तरह से 30,
टू सॉल्व हो सकता है, कोशिश कीजिएगा जरा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं, आपके बचपन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, वही मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन वगैरह चलनी है। बस आपने जरा इसको देखना है कि किस तरह से इसको सॉल्व करें। अ कंपनी हैज टोटल बजट ऑफ दिस, हाँ जी 1.33। मोस्टली चांसेस हैं कि गलत होंगे, लेकिन होने देना, ट्राई जरूर करके आने हैं आप लोगों ने। इसी तरह बेटा ये क्वेश्चन 1.34 छोड़ दीजिएगा, 35 छोड़ देना है आप लोगों ने, ये कर लेना है 36, और 37 ट्राई कीजिएगा, 38 नहीं करना, 39 करना है आपने, 1.40। मैं अभी जो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करने हैं, और मोस्टली चांसेस हैं कि 5 गलत होंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।